ये सितंबर 2023 का है। और आपको पता है कि अभी करेंट अफेयर जितना भी एग्जाम है ना, सारे एग्जाम में करेंट अफेयर बहुत ज्यादा जो है सो डिसाइड फैक्टर होगा, वही डिसाइड करेगा किसी के रिजल्ट को। आप देखिए कि बिहार एसएससी में जाइएगा तो आपको कम से कम 20 को जो है सो करेंट अफेयर पूछेगा। आप अभी दरोगा का वैकेंसी निकला है, दरोगा में जाइएगा तो 20 से 25 करंट अफेयर निकलेगा। अब बताइए 100 सवाल में 20 से 25 को अगर करेंटे पूछ दे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से देखिए बिहार एसएससी में भी आपको पूछा जा रहा है 20 सवाल। तो करंट अफेयर अभी जो भी एग्जाम आ रहा है सारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिए। और नहीं करंट अफेयर करके जाइएगा तो याद रखिए आप रिजल्ट से बाहर हैं, फिर आपको कोई रिजल्ट में शामिल नहीं कर सकता है। चलिए देखिए, तो ये सितंबर का है। पहला है कि इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3 MK4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस चंद्रयान 3 के लैंडर का जो नाम था विक्रम था और इसके रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञा था। आपको पता है कि चंद्रयान 2 जो था हमारा वो अनसक्सेस हो गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हैं चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए, वहां की मिट्टियों के बारे में, वहां का जो पर्यावरण है उसके बारे में, वायुमंडल की स्थिति के जानने के लिए हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए। तो ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा। कहां से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और पूछा जाएगा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो क्या बोले LVM-3 MK4 से लॉन्च किया गया। और ये चंद्रमा के सतह पर जो उतरा, कब उतरा है, 23 अगस्त 2023 को उतरा था, 23 अगस्त 2023 को। और इसमें जो लैंडर है उस लैंडर का नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञा। देखिए ये जो लैंडर है ना, इसका काम क्या करना है कि चंद्रमा की सतह पर इसको लैंड करवा देना, जमीन पर उतरवा देना। और जब जमीन पर उतर जाएगा तो खिलौना के टाइप का होता है, खिलौना के टाइप का इसका जो होता है रोवर होता है। ये रोवर क्या करेगा, जैसे होता है ना खिलौना, गाड़ी वाला खिलौना, उसी टाइप का होता है। और ये क्या करेगा, इसके जो है ना ये जो चक्का वगैरह जो है, पहिया वगैरह, इसमें क्या होता है जानते, सेंसर लगा हुआ होता है और यहाँ पे कैमरा वगैरह लगा होता है। ये क्या करता है, ये सारे मैसेज को, सारे पिक्चर को इसरो को भेजता है। ऐसे बात है, जिससे हम लोग उस पिक को पढ़ करके उसका अध्ययन करके ये निकालते हैं कि वहां पर क्या चीजें हैं, नहीं है, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे बात है। तो लैंडर हो गया विक्रम जो लैंड करवाने का काम करेगा, और रोवर जो हो गया इसका नाम है प्रज्ञान जो अलग अलग जो है सो पिक को क्या करेगा, सेंड करेगा। चलिए अब देखिए, चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश हो गया है। इससे पहले USA, रूस, चीन ऐसा कर चुका है, लेकिन अभी फिर से रूस भेज रहा था एक और अपना क्या कहते हैं चंद्रमा पर लूना, वो क्या कर गया, क्रैश कर गया, हम लोग का जो है सो सक्सेस कर गया। ये 4 दिन में चाह रहा था पहुंचा देने के लिए, हम लोग धीरे धीरे लग जा रहे थे। उस समय बहुत खुश हो रहा था रूस वाला, ये देखो और इंडिया इतना दिन में जाएगा, हम 3 दिन में जो है चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। पता चला रास्ते में रह गया। हाई स्पीड नहीं, कभी भी ओवरटेक नहीं है कि नहीं, ओवरटेक कर दिया अपना से। ऐसे बात है, बुझने नहीं आया था, पहले खुश था कि हम 3 दिन में भेज रहे हैं, ऐसा बात है। और देखिए इंडिया कितना दिन में पहुंचेगा चंद्रमा पर, देखो हम कितना हाई स्पीड वाला बना दिए, हो गया, कहानी खत्म हो गया इसका, रास्ते में एक्सीडेंट कर गया। ऐसे इसलिए कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उसमें भी इंडिया का ओवरटेक करेगा तो गया है कि नहीं। चलिए ओवरटेक कर दिया। उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर मेजिनस यू क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब देखिए पूछा जाएगा कि चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह पे उतरा है उसका नाम क्या है, मेजिनस यू क्रेटर है, मेजिनस यू क्रेटर नाम दिया गया। और जहां पर लैंड कर गया ना उस जगह का नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट, इस जगह का नाम था ये, ठीक है, मेजिनस यू क्रेटर। और जहां पर हम लोग का रोवर लैंड कर गया, प्रज्ञान लैंड कर गया, तो उस जगह का नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रज्ञान क्या करेगा, चंद्रमा की सतहों के टुकड़ों को क्या करेगा, पिघला करके उसके अध्ययन करने का प्रयास करेगा। ऐसे मतलब उसको तोड़ करके, उसका जो मिट्टी उट्टी है, चट्टान उट्टान है, उसको तोड़ करके वो अध्ययन करने का प्रयास करेगा और उसका इमेज क्या करेगा, इसरो को भेजेगा। चलिए बात आई इसरो की, बताइए इसरो की स्थापना कब हुआ, इसरो की स्थापना बताइए। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बताइए कि इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथन। इस बात को याद रखेंगे। चलिए
और देखिए इसरो है, तो इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस एवं अन्य 26 विपक्षी दलों के द्वारा नए गठबंधन इंडिया का गठन किया गया। किसका? इंडिया का गठन किया गया, जिसमें 26 विपक्षी दल आए और धीरे धीरे और भी इसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, और एक नए गठबंधन का गठन किया जिसका नाम दिया इंडिया। ठीक है, इस गठबंधन की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पटना में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। याद रखिएगा 23 जून 2023 को, क्योंकि बिहार की धरती पे हुआ है और दरोगा और बिहार एसएससी जैसा एग्जाम बिहार का एग्जाम है, तो हो सकता है कि सारी चीजें पूछ सके। उसी तरह से G20 का जो L20 जो समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तथा दूसरी बैठक कहाँ हुआ था? बंगलुरु में 18 जुलाई 2023 को हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया। समन्वय समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जितनी भी पार्टियां हैं इस सारे को कैसे डिकोड किया जाए, कैसे सबको मिला करके एक साथ जोड़ करके रखा जाए, इसीलिए करके सारे को मिला करके रखने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया, कोऑर्डिनेट कमेटी का। ऐसे बातें। चलिए इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नया गठबंधन है, हो सकता है कि यहां से सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए इंडिया का पूर्ण रूप क्या हुआ? इंडिया जो नाम दिया INDIA, इसका पूर्ण नाम क्या गया? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। क्या नाम पड़ा इसका? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस, और शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय विकास मत समावेशी गठबंधन। ठीक है, इसका हिंदी नाम हो गया। ऐसे बातें। चलिए अब देखिए अगला है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य एवं शरद पवार के भतीजा अजित पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी गठबंधन में क्या हो गया? शामिल हो गया, और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में अजित पवार को क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए कितना यह, अभी जो है ना कुछ दिन पहले बीजेपी क्या की थी कि अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाई थी, चिप फंड घोटाले में। ठीक है, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाई थी, और इस पर बड़ा क्या कहते हैं, लगा हुआ क्या, और इसमें जो है सो जांच पड़ताल पूरा चल रहा था, CBI ED सब रेड मार रहा था। ठीक है, बस क्या क्या अजित पवार 40 जो विधायक था ना, जो एक ना इसके पास एनसीपी के पास, शरद पवार की जो पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, उसके 40 विधायक को तोड़ करके मिल गया बीजेपी में। ठीक है, बीजेपी में जो ही गया सब भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया, और ऐसा खत्म हो गया कि उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, फडणवीस को हटा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे बात है। तो याद रखिएगा कि कौन सी पार्टी टूट करके अलग हुई है? तो एनसीपी टूट करके अलग हो गया, किसके नेतृत्व में? अजित पवार के नेतृत्व में, और इसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, और ये भी टूटे जाने वाला है। ये उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी ना, उससे टूट करके ये गया था, और ये मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी इसको। ठीक है, और इसको क्या बना दिया? उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे बात है, मतलब उस पार्टी में देखिए यही चीज बोल लेते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि आपके पार्टी में नहीं है तो भ्रष्टाचार किया, चिप फंड घोटाला में है, और आपके पार्टी में गया तो सारा चीज खत्म हो गया? कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है बताइए? कभी हो सकता है क्या? हो नहीं सकता है। तो कैसे आप कर लेते हैं कि मैंने मेरी पार्टी में आ जाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भ्रष्टाचारी हैं? बताइए, मतलब इतना कम से कम तो मूर्ख आदमी को बुझने आता है। जो मूर्ख आदमी होगा उसको भी बुझने आएगा कि 4 दिन पहले आप ED CBI भेज रहे थे कि भ्रष्टाचारी या चिपगन घोटाला कर लिया, और 4 दिन के बाद आपके पार्टी में आ गया तो सारा शुद्ध हो गया, है कि नहीं? गंगा क्या, अब गंगा पुत्र तो गंगा जल पर भी टैक्स लगा दिया है। गंगा जो जल मिलता है ना, उस पर 18% टैक्स लग गया गंगा जल पे। बताइए, गंगा पुत्र गंगा टैक्स लगा दिया। ऐसे मत है। चलिए अगर देखिए देश के बाहर IT की दूसरी कैंपस UAE के अबू धाबी में IT दिल्ली के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले आपको बताए थे कि पहला जो है तंजानिया में लगाया था, बताए थे ना, IIT मद्रास का। IIT मद्रास का जो है सो एक जो है सो क्या कहते हैं शाखा, वो तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया था। अब जो है सो IIT दिल्ली की शाखा जो है वो कहाँ? UAE के अबू धाबी में स्थापित किया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्या बोले? प्रीति मेघवाल थे ना वो। देखिएगा छोटे अपराधों के मामलों में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माना के प्रावधानों के लिए 27 जुलाई 2023 को जन विश्वास विधेयक 2023 लोकसभा में क्या कर दिया गया?
पारित कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि छोटा छोटा जो करेगा, किसी को मान लीजिए चोरी कर लिया, किसी को कुछ कर लिया, तो अब उसको क्या होगा कि मतलब उसको जेल नहीं होगा, उसको केवल क्या लगेगा, दंड लगेगा, जुर्माना लगेगा, आर्थिक लगेगा। ऐसे बात है, मतलब सरकार को पैसा चाहिए, आपको जेल में बंद करने से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जेल में बंद किया जाता है मान लीजिए किसी से चोरी कर लिया, किसी का चोरी कर लिया, या किसी का मानहानि केस, या और भी कुछ है, इस तरह का केस छोटा छोटा अगर है उसको जेल में बंद करता है तो सरकार को तो नुकसान होता है ना, कि उसको बैठा के खिलाएगा। कुछ लोग तो एहनो आदत पड़ जाता है, बढ़िया बर्बाद होता है, वो सोचता है कि भने जेल में रहेंगे ठीक है, बढ़िया से कम खाना पीना तो मिलेगा, कोनो न कोनो गलती करके हमेशा जेल में घुसल रहता है। ऐसा बात है, तो कहा गया कि छोटे छोटे जो अपराधी होंगे उसको अब जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि उसे क्या हो जाएगा, जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। ऐसी बात है। और इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया 27 जुलाई 2023 को, जिसका नाम दिया गया जन विश्वास विधेयक। क्या नाम दिया गया, जन विश्वास विधेयक, और 2023, और ये लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया। चलिए आया समझ कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला। तो सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में लोकसभा में छोटे छोटे अपराधियों को जुर्म के बदले केवल दंड लेकर के छोड़ने का प्रस्ताव किस विधेयक के द्वारा पास किया गया। क्या बोलेंगे, जन विश्वास विधेयक के द्वारा। ठीक है, अगला देखिएगा। विश्व की कुल बाघों की संख्या का 75% बाघ अब भारत में है। पूरे दुनिया का 75% बाघ कहाँ है, भारत में है। बाघ गणना 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 3682 हो गया है, जिससे सर्वाधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में 785 है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785, इसीलिए करके उसको हम लोग टाइगर स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टाइगर स्टेट्स बोलते हैं। ऐसा बात है। और पूरे भारत में कितना हो गया, 3682 हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, कई बार डाटा ये दरोगा में भी पूछा गया है, बीपीएससी भी पूछा है। ऐसा बात है, इसीलिए करके इस डाटा को याद रखिएगा। हाँ सही बात है, हाँ 2700 कुछ था उस समय, 2729 ऐसे कुछ डाटा था, तो उस समय दरोगा पूछा गया था। चलिए दरोगा में, तो याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए मध्य प्रदेश में हो गया कितना, सबसे अधिक 785। कर्नाटक है दूसरा स्थान पे 536। उत्तराखंड जो है सो 560 है। और पूछा जाए अपना वाला बिहार में, तो बिहार में 67 है। बिहार में कितना है, 67 बाघों की संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, और इसको जो शुरुआत किया था कैलाश आंकला के द्वारा किया गया था, इसीलिए करके इसे टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। टाइगर मैन से देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट टाइगर मतलब बाघ संरक्षण अधिनियम। बाघ संरक्षण अधिनियम जो है 1973 में शुरू किया गया था, और इसको जो शुरुआत करने का काम किया था इनके प्रयासों से, कैलाश सांकला जो थे इनके प्रयास से किया गया था, इसीलिए करके इन्हें टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि 30 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C56 प्रक्षेपयान से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, जिसमें DSSAR, बेलोलेक्स AM, SCube-2, गैलासिया 2, ऑर्बिट 12, ये सारे उपग्रह क्या था, शामिल था। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में इसरो ने PSLV VC56 के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया। क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगापुर का। ठीक है, होता क्या देखिए, हर देश के पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो क्या कहते हैं उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च कर पाए, क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को जितना भेजने में खर्चा आता है उससे कई गुना अधिक वो क्या कहते हैं अंतरिक्ष केंद्र बनाने में लगता है। ऐसे बात है, ये सब देश नहीं कर पाता है। छोटका छोटका जो देश है ना, मान लीजिए जो झाल मुड़ी वाला देश, झाल मुड़ी बेचने वाला, वो कभी कर पाकिस्तान बना सकता है, वो किसको अपना फूफा बोलता है हम लोग भेज दीजिए ऊपर। ऐसे बात है। और चीन को बोलता है हम लोग तनी ऊपर भेज दीजिए। ऐसे बात है। तो उसी तरह से सब देश के पास क्षमता नहीं होती है। भारत तो ताकतवर देश है, पैसा वाला देश है। ये अलग बात है कि हमारा नेतवा जो है सब चूस चास कर खत्म कर देता है कि नहीं, सब पैसा को। तो नहीं तो मान लीजिए कि भारत, इसरो क्या था, इसरो उस पहले जो था ना, इसरो साइकिल पर अपना मिसाइल लेके चलता था आजादी के समय। आज देखिए इसरो की स्थिति क्या, नासा को टक्कर देता है। नासा को टक्कर क्या देता है, बस मिथ्या है कि नासा सबसे बड़ी संस्था। हम तो कहते हैं नासा वो नहीं है बड़ी संस्था, इसरो है। अब नासा भी कुछ करता है, पहले इसरो वाला से पूछ लेता है। ऐसे बात है, तब ये करता है। अभी देखिए जो आदित्य जो गया था, नासा वाला बोल रहा था कि हमको भी तनी सटने दीजिए, माने हम भी थोड़ा सा मदद करें। थोड़ा सा बेसी ऐसे बात है, हमारा कौन चीज करने आया है। ऐसे बात है, हम तो आदमी जो साइकिल से मिसाइल लेकर छोड़ देते थे, आगे नहीं तो है कि नहीं। अभी तो अब कोई दिक्कत नहीं है हमको। ऐसे बात है। तो चलिए
तो होता क्या कि हर देशों के पास नहीं होता है, नहीं होता ना, तो वो सारे देश को सैटेलाइट चाहिए दूर संचार के लिए, मोबाइल के लिए, और भी चीजों के लिए, मौसम सही है गलत है उसके लिए बहुत, क्योंकि उपग्रह का बहुत सारा काम है, इसको तो चाहिए ना ऐसा चीजें। इसीलिए करके क्या करता है कि उसके पास अंतरिक्ष केंद्र नहीं है, वो सब क्या करता है कि जो दूसरे दूसरे देश को ना पैसा देता है लॉन्च करने के लिए, भाड़ा। जैसे कि आपके पास मोटरसाइकिल है, या मान लीजिए कि कोई ई रिक्शा आपके पास है, ई रिक्शा अगर आपके पास है, आपको कहीं जाना अपना लेकर के चल जाइएगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास नहीं है क्या करता, भाड़ा देकर के 10-20 रुपया भाड़ा देकर के तब जाता है। उसी तरह से समझिए कि हम लोग ना सिंगापुर को भाड़ा पे ऊपर ले जाते हैं, ऐसे बात है, वो हमको खर्च देता है, हम लोग उसके सैटेलाइट को ऊपर में भेज देते हैं, टिंगा देते हैं ऊपर, ऐसे बात है, बस बात खत्म। चलिए अब देखिए क्या हुआ, तनी जोर से बोलिए ना। अब मनीष सो गया, मनीष सोइए नहीं, अगर आज सो जाइएगा याद रखिए अगला साल फिर भी आने होगा, ऐसे बात है। अगर मोर चढ़ाना है माथा पे अगला साल, समझ रहे, अगला साल अगर मोर चढ़ाना है तो इस साल एकदम नौकरी में वैकेंसी देख रहे हैं बिहार पुलिस का, एक बार नहीं 2 बार बिहार पुलिस का, दरोगा का, बिहार एसएससी का, ऐसे बात है। क्या बोले, तो इसीलिए करके अब एक बात याद रखिए, ऐसे अगर महीना नौकरी का अगर मोड़ चढ़ा लिए तो कब वो मोड़ उतर जाएगा कर कोई ठिकाना नहीं है, याद रखिए, ऐसे बात है। अब भाग जाएगी, सीधा बात है, ऐसे बात है। तो ऐसे बढ़िया मिलेगी कमाने वाला क्या भाग जाएगी, सीधा बात है, ऐसे बात है। इसीलिए करके अभी सोइए नहीं, ऐसे बात है, अरे तो फिर अगला साल ना फिर नहीं होगा, ऐसे बात है। चलिए देखिए इसीलिए करके अभी 2-3 महीना पढ़ लीजिए जम के, अगला साल मोड़ चढ़ जाएगा, हमको भी तनी नागिन नाच करने का मौका मिल जाएगा, ऐसे बात है। अगला देखिए क्या हुआ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, यही है, 2-4 महीना तनी डिले कर दो, 2-4 महीना डिले, अगर शादी लग गया ना 2-4 महीना डिले कर दो, और कहीं कि हो गया रिजल्ट तब बोला कि अब 2 लाख नहीं लेंगे बाबू, अब 10 लाख होगा, आया समझ में, तब डाक लगना शुरू हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा ना। अभी आप बोलिएगा 2 लाख, ना 2 लाख नहीं देंगे, लड़का कौन सी करता है, बहुत देंगे तो 1 लाख देंगे, बहुत हो गया, लड़का कौन सी करता है, हम लड़का तो रोड पर ढाना करा ढेरों, है कि नहीं, है कि नहीं। आए नौकरी हो जाएगा, नौकरी जो ही हुआ रिजल्ट, अब ट्रेनिंगों में नहीं गए, पहले उधर से आएगा 5 लाख, नहीं 5 लाख का 10 लाख, 10 लाख 15 लाख 17 लाख, माने डाक लगेगा, बोली लगेगा, ऐसे बात है, समझ रहे, शादी में डाक लगेगा फिर, ऐसे बात है। और आपके पिताजी क्या करेंगे पता है, आपके पिताजी क्या करेंगे पता है, आपके पिताजी वेट करेंगे 17 तक गया, आप किसी तरह 20 तक पहुंच जाए, जब 20 तक जाएगा तो आपके पिताजी इंतजार करेंगे, 22 तक चलेगा तब फाइनल कर देंगे, अब 22 तक जब होगा ना, अरे 25 हो जाता ना ठीक रहता, ऐसे बात है, ऐसे बात है, ये सब होता, माने कि 25 के बाद क्या सोचा, कोई ऐसा मिलता है कि वो मैंने घरों बना के दे देता, फ्लैट कहीं पटना उटना में ठीक रहता, ऐसा बात है, ये सब बात होता है। इसलिए करके 2-4 महीना मनीष पढ़ लेना है, ऐसा बात है। चलिए अब देखिए, ठीक है, इतना समझ आ गया ना। इसरो के बारे में तो बता ही दिए, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अभी है वर्तमान में एस सोमनाथ। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन वर्चुअल रूप से नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या हुआ, संपन्न हुआ। कहा, संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससीओ, क्या बोलते हैं, एससीओ। अब बात आई एससीओ की, याद करिए कि एससीओ की स्थापना कब हुआ, 1 जून 2001 को। भारत इसका सदस्य कब बना, भारत इसका सदस्य कब बना था, 2017 में ना, 2017 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में। अच्छा, इसकी सदस्य अब कितना हो गया, 9। जो 9वां सदस्य कौन बना है अभी, 9वां कौन बना है, ईरान बना है, ठीक है। और 2024 में जो इसका बैठक होगा वो कहाँ होगा, अस्ताना में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है, अस्ताना में, ठीक है। अब देखिए 2024 में, अब देखिए इसका नया सदस्य देश कौन बना है, ईरान बना है। अच्छा हाँ, 17 2017 गड़बड़ हो गया है ना। चलिए अब देखिए इसका थीम क्या था, जो इस बार हुआ था उसका थीम क्या था, सुरक्षित एससीओ की ओर टुवार्ड सिक्योर, ठीक है।
इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये थीम हो गया इसका। हाँ क्या बोले? अच्छा 1 जून लिखा गया, हाँ 15 जून, हाँ 15 जून कर लीजिए इसको, 15 जून। ठीक है, क्या बोले अगला महीना? हाँ 15 जून, ठीक है 15 जून, ठीक है। 5 छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, जल्दीबाजी में बीपीएससी वाला नहीं कर रहे थे, जल्दी से बीपीएससी वाला को सेट देना है, इस वजह से। चलिए अगला देखिए, हाल ही में जुलाई 2023 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए और इस यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, श्रीलंका में यूपीआई का चलन, रामपुर सोलर प्रोजेक्ट पर क्या कर लिया? समझौता कर लिया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो आस पड़ोस का जो भी देश है वो सारे देश को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अभी देखे थे कि मालदीव को हम लोग क्या देते, गश्ती पोत दिए थे। उसी तरह से बांग्लादेश को हम लोग क्या देते, रेल इंजन दिए थे, 10 गो रेल इंजन दिए थे, है कि नहीं? उससे पहले भी 10 गो और दिए थे, है कि नहीं? 20 गो कुल मिला करके, तो उतना हम लोग दिए थे। पड़ोसी देशों को हम लोग मदद करते रहते हैं, इसलिए करते हैं। कभी कभी होता है क्या कि अगर आप गलत संकट में रहिएगा ना, तो आपको पड़ोसी आपको मदद करेगा, आज समझ आए। लेकिन कान कोतर अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, आज समझ आए। वो तो मान लीजिए ब्रिटेन क्या किया, बाबासीर को छोड़ के चल गया बगल में, है कि ना? अभी भकंदर बन गया, बार बार छोड़ते रहता है मिसाइल तिसाइल, है कि नहीं? ऐसे बात है, तो सही बात है ना। अब देखिए ऐसा पड़ोसी होगा तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग पड़ोसी को इसलिए मदद करते हैं, पाकिस्तान को मदद करेंगे, वो कौन बवासीर को मदद करेगा? पता चलेगा बवासीर को मदद करेगा और भकंदर बढ़ के हमरे पर गोली बरसाएगा, है कि नहीं? इसीलिए सबको अलग रखें। हम लोग श्रीलंका को, मालदीव को, बांग्लादेश को इसलिए मदद करते हैं। कभी कभी होता क्या, यूएनओ हो गया या दूसरे अंतरराष्ट्रीय जो प्लेटफॉर्म हो गया, उस समय जब किसी भी प्रकार के भारत पर संकट होती है तो उस समय वो क्या होता है, हम लोग के पक्ष में होता है। याद रखिए, जो दोस्त को खिलेते पिलेते हमेशा रहिएगा ना, वो हमेशा आप गलतियों करिएगा ना, आप ही के पक्ष में रहेगा, ऐसे बात है। इसीलिए करके दोस्त को खिलाते पिलाते रहिए। इसीलिए अगर हम लोग आस पड़ोस को क्या करते हैं, मदद करते रहते हैं। तो अभी हम लोग श्रीलंका को मदद किए, श्रीलंका को मदद किए। देखिए क्या मदद किए हैं, यहाँ पर नवीकरणीय जो ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा वगैरह, इसमें हम लोग मदद करेंगे। श्रीलंका में यूपीआई का चलन शुरू हो जाएगा, यूपीआई का। और यहाँ पर रामपुर सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है, इस पर भी समझौता हुआ, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा का निर्माण किया जा सके, ठीक है। अगला है मेकांग गंगा सहयोग। देखिए यही सवाल आया था, यही सवाल आया था, ठीक है। भारत प्लस आसियान देशों के साथ मिलकर के कौन सा, है ना? अब देखिए मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं जो है सो मंत्री स्तरीय बैठक जुलाई 2023 में बैंकॉक में संपन्न हुआ। इस समूह में भारत, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम शामिल है, ठीक है। अच्छा बिम्स्टेक का विदेश मंत्री का मंत्री स्तरीय बैठक ये भी कहाँ हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, ऐसी बात है। अब देखिए बात आई बिम्स्टेक का, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये हो गया बिम्स्टेक का पूर्ण रूप हो गया। अब बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन सा, कई बार पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, या सदस्य है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ऐसे बात है। मतलब सीधा बात ये समझिए कि जो बंगाल के खाड़ी के आसपास में जो देखिए बे ऑफ बंगाल जो ही लिखा हुआ है, देखिए बंगाल की खाड़ी में भारत भी सटता है, ये भी लगता है। उसके बाद देखिए म्यांमार भी लगता है, थाईलैंड भी लगता है, श्रीलंका भी लगता है, लगभग है कि नहीं, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए जाकर के ये बच गया आपका नेपाल और भूटान, ये 2 पड़ोसी देश को हम लोग शामिल किए इसमें, ऐसे बात है। चलिए इतना याद रखिएगा बिम्स्टेक में। अगला है 14 जुलाई 2023 तक भारत अमेरिका के साथ सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया है, जबकि चीन का स्थान क्या है, दूसरा है। देखिए हम लोग इससे पहले चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार करते थे, जबकि आप देखिए कि चीन सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। अभी आपको पता है न्यू क्लिक पर अभी जो है सो ना सीबीआई ईडी लगा दिया ना, कि चीन से फंडिंग किया है, और चीन से फंडिंग कर करके ये सब देशद्रोही के बारे में बोलता है। पहला नंबर तो वो बोलता है बीजेपी के बारे में जो गलत करता है। एक बात बताइए, अगर चीन से लेकर के फंडिंग किया है और भारत सरकार देखिए क्या करता है, सबसे अधिक व्यापार किसके साथ कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है, दूसरा स्थान पे है ना, इससे पहले पहला स्थान पे था। और हम लोग को दिवाली अभी आ रहा है, दिवाली आप देखिएगा, कहेगा कि लाइट मत जलाइए, फल्ला नहीं जलाइए, अरे सबसे ज्यादा व्यापार तो तुम 1 साल में करके बैठल रहता है कि नहीं? इसमें जनता का क्या गलती है? तो देखिए तो सबसे अधिक जो है सो किसके साथ हुआ है, अमेरिका के साथ, और दूसरा स्थान पे कौन रहा है, चीन रहा है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में एफडीआई में भी अमेरिका किसमें रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है।
एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो यानी विदेशी जो है ना, विदेशी जो है रुपया कितना आया, फॉरेन करेंसी कितना उस देश में आया, तो सबसे अधिक जमा करने वाला कौन है? अमेरिका है। 2022-23 में भारत अमेरिका के साथ सर्वाधिक विदेशी व्यापार किया है, जबकि चीन का स्थान दूसरा रहा। और इसमें अमेरिका जो प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान कौन सा रहा? 8वां स्थान रहा, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला देखिएगा, एडीबी। एडीबी का मतलब क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। हाँ, एडीबी। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसमें भी अक्टूबर में भी, कारण है कि बहुत जल्दी में बनाया गया सेट था, ठीक है, टाइप किया गया बहुत जल्दी में था, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम था, इसको लेकर के। चलिए अगला देखिएगा कि एडीबी के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में कितना रहने का अनुमान लगाएगा? 6.4% रहने का अनुमान लगाएगा। अब बात आई एडीबी की, याद रखिएगा एडीबी की राजधानी कहाँ है? एडीबी की राजधानी मुख्यालय है, कहाँ है मुख्यालय? मनीला में है। और मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की। कहाँ का है? फिलीपींस की राजधानी है, याद रखिएगा फिलीपींस की है। और याद रखिएगा कि फिलीपींस पहला देश है जो गोल्डन राइस को मान्यता दिया था कि आप गोल्डन राइस का उत्पादन, सुनहरा चावल का उत्पादन कर सकते हैं। जो है ना गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन ये क्या करता है कि भूमि को थोड़ा सा बंजर बना देता है, ऐसे बात है। इसी लेकर के इस पर रोक लगा हुआ था, लेकिन फिलीपींस जो है ना, कोई भी देश इसको नहीं करता, लेकिन पहला देश फिलीपींस बना जो गोल्डन राइस को क्या है? मान्यता दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, एडीबी की जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो सवाल यहां से आएगा कि एडीबी के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि दर जो है 2023-24 में कितना रहने का अनुमान लगाएगा? क्या बोलेंगे? 6.4%। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला है कि नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये इंडेक्स आपको पता है कि नीति आयोग के द्वारा जारी जो भी इंडेक्स होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बात आई नीति आयोग का, बताइए नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये किसके स्थान पर बना था? योजना आयोग के स्थान पे बना था, याद रखिएगा इस बात को। और योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 को बना था। 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। पूछा जाएगा योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में समाप्त कर दिया गया। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम क्या बोलेंगे? अरविंद पनगढ़िया। क्या बोलेंगे? अरविंद पनगढ़िया बोलेंगे, अरविंद पनगढ़िया। और पूछा जाएगा कि प्रथम सीईओ कौन था इसका, नीति आयोग का? क्या बोलेंगे? सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष सिंधु श्री खुल्लर, याद रखिएगा इस बात को, सिंधु श्री खुल्लर, इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाएगा वर्तमान में जो है सो इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बोलेंगे सुमन कुमार बोलेंगे, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसको वर्तमान सीईओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? सीईओ वर्तमान इसका कौन है? परमेश्वरम अय्यर है, परमेश्वर है, सुब्रमण्यम है ना विनय, तो सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा सुब्रमण्यम। उसके बाद पूछा जाएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो पदासीन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इस बात को, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है साहब। इतना बात हम लोग नीति आयोग से याद रखेंगे। और नीति आयोग क्या करता है कि अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सो ये हर राज्यों का डाटा जारी करती है कि कौन गरीबी में, कौन किस में, अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है, कौन पहला स्थान पे है। तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक है कि मतलब कौन सा राज्य है अधिक निर्यात करता है। तो इसमें जो है सो प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तमिलनाडु। कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। दूसरा स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। अपना वाला बिहार कितना पर? 22वां। स्थापना दिवस 22 मार्च को, याद रखेंगे हम लोग 22वां, ठीक है, निर्यात में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी आई है। मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट जारी किया है गरीबी में, तो बहुआयामी जो गरीबी है, अब बहुआयामी का मतलब है हर एंगल से गरीबी, ऐसे बात है। तो हर एंगल से जो गरीबी होती है, हर
कौन से अगर देखा जाए तो वो जो गरीबी होती है उसमें भारी कमी आई है। 2015 और 16 में कुल जनसंख्या का 28.85% क्या था, गरीबी था, जो जबकि वर्तमान समय में कितना रह गया है, 14.96% रह गया। कितना रह गया है, 14.96% रह गया गरीबी। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सबसे ज्यादा कमी जो आई है ना, बिहार में कमी आई है। गरीबी में सबसे अधिक कमी आई है तो बिहार में कमी आई है। यहाँ जो गरीबी था पहले 51.89% था और ये अब घट करके 33.7% हो गई है। ऐसी बात है। पूछा जाएगा सेकेंड स्थान पर कौन है गरीबी को कम करने में, याद रखिएगा झारखंड। ये अपना चचरा भैया को छोड़ता नहीं है, हमेशा घिस के चलता है। ऐसे में गरीब भी होंगे तो सबसे अधिक तोरो गरीब बनाएंगे। ऐसे में गरीबी तनी कम करेंगे तो तोरो भी तनी कम करवाएंगे। ऐसे बात है। हाँ, इसी को कहते हैं जान जाए तो जाए, बचन नहीं जाए, है कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा IMF। IMF का पूर्ण रूप क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में ने 2023-24 में भारत का आर्थिक विकास 6.1% रहने का अनुमान लगाया। याद रखिएगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, IMF का वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और याद रखिएगा अभी ADB कितना परसेंट बोला था, 6.4% बोला था, और जबकि आपका IMF जो बोला है 6.1% बोला है। अलग अलग जो संस्था होती है अलग अलग देशों का डाटा जारी करती है किसका विकास कितना होगा। तो पूछा जाएगा IMF के द्वारा कितना प्रतिशत, 6.1%। अगर पूछा जाएगा ADB के द्वारा कितना प्रतिशत विकास, तो 6.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू किया गया। पहला नंबर तो यही सवाल बनता है, पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू की गई। क्या बोलेंगे, राजस्थान के सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा। बात आई राजस्थान सरकार का, तो बताइए राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत किस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी से। और बताइए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और इसके पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं ना, किस नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से इसे। अच्छा, इस शहर की स्थापना कौन किया था, जयपुर शहर की, बताइए, सवाई जय सिंह किया था। और आपको पता है कि ये जो है ना, ये जो है ब्रिटेन का राजा राजकुमार जब आ रहा था तो पूरे शहर को क्या कर दिया था कि पिंक कलर से रंगवा दिया था पूरे शहर को, इसीलिए करके उस जगह का नाम क्या पड़ गया, पिंक सिटी नाम पड़ गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इस जो है ना महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत मनरेगा में मिल रहे 100 दिनों का जो रोजगार था उसमें 25 दिन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तथा वृद्ध एवं विधवाओं का पेंशन बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1000 रुपया कर दिया। मनरेगा में जो मिलता था 100 दिन का काम, अब राज्य सरकार क्या किया है कि महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत 25 दिन की जो है सो रोजगार और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 125 दिन हो जाएगा। और जो विधवा है और जो वृद्ध व्यक्ति है उसके पेंशन को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में 2 और अच्छा ये छूट गया, मोटे अनाज के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव मनाएगा। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा यह महोत्सव क्यों मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या बोलेंगे, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए। मोटे अनाज का मतलब क्या, जौ राई ये सब होता है छोटा छोटा। मोटा मतलब मोटे अनाज का मतलब होता है छोटा, मक्का नहीं, मक्का गेहूं चावल नहीं, ये सब मोटे अनाज नहीं हुआ। मोटे अनाज का मतलब जौ राई हो गया ना, ये सब हो जाता है। ऐसे बात है, जो छोटा छोटा चीज होता है वो सारी चीजें। चलिए अगला देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 2 और अन्य न्यायाधीश के रूप में उज्जवल भुइयां एवं वेंकट नारायण भट्टी को द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, नियुक्त किया है, जो पूर्व में क्रमशः तेलंगाना और केरल के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ऐसी बात है। तो नए जो है सो अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है एक क्या होते हैं, न्यायाधीश, चीफ न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक जो है सो मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश की संख्या कितना होता है, अन्य न्यायाधीश 33 होते हैं। और अभी जो है सो 2 और नियुक्त हो गया था, 2 सीट खाली था, 2 नियुक्त हो गया। इससे पहले जो था ये दोनों उज्जवल भुइयां जो थे ये केरल के जो है सो मुख्य न्यायाधीश थे, और वेंकट नारायण जो भट्टी थे वो जो है नहीं, ये तेलंगाना के, ये उज्जवल भुइयां जो थे ये तेलंगाना के, और केरल के कौन थे, वेंकट नारायण थे। इस बात को याद रखिएगा। टोटल न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितना बोलेंगे, 33। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का गठन
124 के तहत किया गया है। और यही उच्च न्यायालय के बारे में पूछेगा 214 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। ये प्रमुख नियुक्तियां है। प्रमुख नियुक्तियों में देखिएगा कि आरपीएफ के जो महानिदेशक बने कौन बने, मनोज यादव। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव। बस इतना याद रखना है कि कौन जो है सो किस पद पर नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए अगला सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। पहले भी यही थे, इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया, इसीलिए करके पुनः जो है सो नियुक्त हो गए तुषार मेहता, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में राजदूत। दक्षिण अफ्रीका में राजदूत जो बने हैं भारत के, वो बने हैं प्रभात कुमार। कौन बने हैं, प्रभात कुमार बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इंडोनेशिया में राजदूत जो बने हैं वो बने हैं संदीप चक्रवर्ती। कौन बने हैं, संदीप चक्रवर्ती, जो इंडोनेशिया में ये राजदूत बने हैं। उसके बाद देखिएगा कि टाटा स्टील के सीईओ, टाटा स्टील के सीईओ जो बने हैं कौन बने हैं, टीवी नरेंद्रन। कौन बने हैं, टीवी नरेंद्रन। कोल इंडिया के चेयरमैन ये कौन बने हैं, पीएम अग्रवाल। कौन बने हैं, पीएम अग्रवाल। और सीबीआई के निदेशक अजय भटनागर, इसको याद रखिएगा, काफी VVI है, क्योंकि आपको पता है सीबीआई और ईडी हमेशा बहुत एक्टिव रहता है कि नहीं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बन गया है सीबीआई और ईडी अभी, है कि नहीं, याद रखिएगा। तो अजय भटनागर, ठीक है। अगला है भारतीय बास्केटबॉल के अध्यक्ष कौन बने हैं, आदव अर्जुन। कौन बने हैं, आदव अर्जुन बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब कुछ पुरस्कार है, उस पुरस्कार को हम लोग देख लेते हैं। कुछ पुरस्कार है उसको देख लेते हैं हम लोग। पुरस्कार में देखिएगा कि एनी पुरस्कार 2023, एनी पुरस्कार 2023, इसमें जो है सो कहां से जारी किया जाता है, ये इटली के द्वारा। किसके द्वारा, इटली के द्वारा, ठीक है। आप देखिएगा क्या बोले, एमी अलग होता है, ये एनी पुरस्कार, ठीक है। इसका जो विजेता बना है प्रोफेसर प्रदीप। कौन बना है, प्रोफेसर प्रदीप। और ये IIT मद्रास के प्रोफेसर है और इन्हें पर्यावरण एवं ऊर्जा क्षेत्रों में योगदान के लिए जो है सो पुरस्कृत किया गया है एनी पुरस्कार के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ के किस देश के द्वारा, इटली के द्वारा, ऐसी बात है। चलिए प्रमुख दिवस, सही बात है। चलिए देखिए प्रमुख दिवस में 1 जुलाई को हम जो मनाते हैं डॉक्टर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं, ठीक है। 4 जुलाई को जो हम मनाते हैं यूएसए स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को हम लोग विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और इस बार इसका थीम जो रहा था वन लाइफ वन लीवर। क्या रहा था, वन लाइफ वन लीवर। ऐसे मत है, ये जीवन है एक के लीवर है, इसलिए बचा उचा के रखिए, ऐसे मत है। चलिए लगता है इस बार थीम हमने लिए रखा था क्या। चलिए आप देखिए प्रमुख पुस्तक है, देखिएगा कि इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। ये जो लिखा है R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री, ठीक है। किताब का नाम है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट, R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री। उसके बाद द हीरो ऑफ कुमायूं, द हीरो ऑफ कुमायूं, द लाइफ जिम कार्बेट। ये जो लिखा है डफ डार्ट डेविस। कौन लिखा है, डफ डार्ट डेविस लिखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा स्मोक एंड एसेस, ये काफी VVI किताब हो गया अमिताभ घोष का, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है अंग्रेजी भाषा के लिए, याद रखिएगा स्मोक एंड एसेस, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में ना एक युद्धाभ्यास हुआ है जिसका नाम है जिम्बेक्स युद्धाभ्यास। इसका जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ है। और ये जो युद्धाभ्यास हुआ है किसके किसके बीच, भारत और जापान के बीच, याद रखिएगा। और ये किस प्रकार का है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। जापान के साथ साथ हम लोग धर्म गार्जियन करते हैं युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन, ठीक है, वीर गार्जियन, ठीक है। और एक होगा आपका जिम्बेक्स हो गया। इसके बाद इसके अलावा जापान जो है ना मालाबार में भी, जो क्वाड देशों का जो युद्धाभ्यास है मालाबार, उसमें भी जो है सो जापान शामिल होता है, जिसमें जापान भी होता है, इंडिया भी होता है, USA भी होता है और ऑस्ट्रेलिया भी होता है, स्पेशली बोलिए क्वाड देशों के साथ, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिएगा कि भारतीय क्रिकेट चेयरमैन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजीत अगरकर बने हैं। कौन बने हैं, अजीत अगरकर बने हैं। अपने जमाने के बहुत बेहतर ऑलराउंडर हुआ करते थे, ठीक है।
बने जो चेतन शर्मा का स्थान लिए। पूछा जाएगा भारतीय क्रिकेट चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजित अगरकर, ठीक है, जो किसके स्थान पे बने हैं? चेतन शर्मा के स्थान पे बने हैं। अगला देखिएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछा जाएगा कौन है? तो रोजर बिन्नी। क्या बोलेंगे? रोजर बिन्नी। अच्छा, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा, काफी VVI दरोगा वगैरह के एग्जाम में छपने वाला चीजें हो गया। विंबलडन ओपन टेनिस 2023, विंबलडन ओपन टेनिस 2023, आपको पता है कि टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका हो जाता है फ्रेंच होता है, फ्रेंच, उसके बाद आपका विंबलडन होता है, विंबलडन के बाद और लास्ट में सबसे USA। तो साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियन, साल के लास्ट में क्या होता है? USA होता है। तो अभी जो हुआ विंबलडन टेनिस ओपन टेनिस 2023, इसमें जो पुरुष विजेता बना है वो बना कार्लोस अल्कराज बना है, कार्लोस अल्कराज बना है, जो कहाँ का है? स्पेन का है। उप विजेता जो बना है कौन बना है? नोवाक जोकोविच। जबकि फ्रेंच जो है ओपन टेनिस को कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो जीता है, कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। आया समझ? और विंबलडन जो है, क्या बोले, विंबलडन जो है ना, विंबलडन जो है सो कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज, वो कहाँ का है? स्पेन का है, ठीक है। और इसका उपविजेता नोवाक जोकोविच बना है, जो बना है सर्बिया का। बाकी में जो है ऑस्ट्रेलियन वगैरह में यही विजेता बना। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो बन गया है, नोवाक जोकोविच ही बन गया, सबसे अधिक जीता, 23 को जीत चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। महिला विजेता जो बना है कौन बना? मार्केटा वोड्रोसोवा। कौन बना है? मार्केटा वोड्रोसोवा बना है, चेक गणराज्य की। ये पहली बार बनी है, इसे लेकर के इसको भी याद रखिएगा, पहली बार जो बनी है चेक गणराज्य की मार्केटा वोड्रोसोवा बनी है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, महिला उप विजेता जो बनी है ऑन जैबोर, कहाँ की है? ट्यूनेशिया की। कहाँ की है? ट्यूनेशिया की, इस बात को याद रखिएगा। टेनिस के हॉफमैन कप 2023 का विजेता जो बना है क्रोएशिया बना है। अच्छा, क्रोएशिया स्विट्जरलैंड को हरा करके बना है। बना कौन है? क्रोएशिया। हराया किसको है? स्विट्जरलैंड को, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में 100 मीटर की बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन रही है? ज्योति अराजी बनी है। कौन बनी है? ज्योति अराजी बनी है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। भारत इसमें कुल कितने पदक जीती थी? 6 पदक जीती थी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीते थे, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, पदकों की संख्या टोटल पूछेगा 27, जिसमें कितना स्वर्ण था? 6 स्वर्ण पदक था। और इसमें जो है सो रैंकिंग जो भारत को मिला, कौन सा मिला? तीसरा रैंक मिला। कौन सा रैंक मिला? तीसरा रैंक मिला है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोरस नामक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनकर के तैयार हो गया है, जो 67 लाख स्क्वायर फीट में बना 15 मंजिला जो है सो ये बिल्डिंग है, ठीक है। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, मतलब क्या ये नहीं कि केवल हाइट में, चौड़ाई में जो कितना 67 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसका नाम क्या दिया गया है? सूरत डायमंड बोरस। क्या नाम दिया गया है? सूरत डायमंड बोरस। आज से बात है। चलिए अगला देखिएगा, जुलाई 2023 में भारत ने मिसाइल लेस INS कृपाण युद्धक पोत किसको दिया? वियतनाम को दिया है। आपको पता है इससे पहले हम लोग गश्ती पोत जो था किसको दिए थे? मालदीव को दिए थे। ट्रेन का जो इंजन था किसको दिए? बांग्लादेश को दिए थे। किसको दिए थे? बांग्लादेश को दिए थे। ऐसे बात है। और अभी जो है सो हम लोग क्या दिए? INS कृपाण जो है किसको दिए हैं? वियतनाम को उपहार स्वरूप दिए हैं। ऐसे बात है, गिफ्ट में दिए हैं। चलिए, एशियाई क्रिकेट कप का आयोजन पाक एवं श्रीलंका के मेजबानी में हुआ, जिसमें विजेता कौन बना? भारत, एवं उप विजेता कौन बना? पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, एशियाई क्रिकेट कप कहाँ पे? पाकिस्तान के जगह पे और श्रीलंका, इसको सही कर लीजिए, श्रीलंका बना। अच्छा, मेजबानी कौन किया था? मेजबानी जो किया था पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर के किया था, ठीक है। क्या बोले? ऐसे बात है। अब उसके बाद देखिएगा, तो इसमें एशियाई कप याद रखिएगा, इसका मेजबानी कौन किया? श्रीलंका और पाकिस्तान। विजेता जो बना भारत, उपविजेता जो बना पाकिस्तान, श्रीलंका में। क्या हुआ? गड़बड़ा रहा है क्या? चलिए, ऐसे बात है, याद रखिएगा, उपविजेता कौन बन गया? श्रीलंका। उसको काट करके सही कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, नाटो का शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में विनियस कहाँ हुआ? बेल्जियम। विनियस कहाँ पर था? बेल्जियम में हुआ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? तो नाटो का
याद रखिएगा नाटो का भी काफी अभी हाईलाइटेड में है, यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध हुआ है तब से हाईलाइटेड में रहा है नाटो। तो याद रखिएगा नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुआ था नाटो का 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका सम्मेलन भी अभी कहाँ हुआ, बेल्जियम के विनियस में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। नाटो का जो 31वां देश बना है कौन बना है, फिनलैंड बना है। अच्छा, इसके महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, याद रखिएगा। और भी देश जो है सो पोलैंड वगैरह भी और भी देश इसको जो है सो नाटो में सदस्य जोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या आवेदन किया है, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है सो फिलहाल में फिनलैंड जो है सो नाटो का सदस्य बन चुका है। चलिए याद रखिएगा, क्योंकि नया देश बना है तो पूछा भी जाएगा। अगला देखिएगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। तो पूछा जाएगा कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है सो कहाँ आयोजित हुआ, क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है, तो ब्राजील शामिल है, रूस शामिल है, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। सीधा याद रखिए, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला देखिएगा 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। 13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन 5 अक्टूबर से कहाँ हो रहा है, भारत में होगा लिखा हुआ, लेकिन अब शुरू हो चुका है। इसका फाइनल मुकाबला कहाँ होगा, मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अब इस मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी स्टेडियम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा क्रिकेटर है मोदी साहब, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए करके इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, ऐसे मत है, सबसे अधिक क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से भी अधिक खेले हैं ये, ठीक है ना। भारत को कितना विश्व कप दिलवा है इसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बात है। 1983 में जो भी कपिल देव भी लाया था ना, वो भी मोदी उस समय थे, ऐसे मत है, मोदी ला के दिए थे। हाँ, ऐसे बात है। इसीलिए करके मोदी के सम्मान में रखा गया, इतना कप ला करके भारत को दिए हैं तो मोदी के सम्मान में रखना जरूरी है, ऐसे बात है। वो तो मान लीजिए कि वो तो बुर्बक है, दूसरा देश वाला कि सचिन तेंदुलकर के नाम पे रख दिया है स्टेडियम का नाम, लेकिन मान लीजिए कि गड़बड़ा दिया ना, वो है कि नहीं। सचिन तेंदुलकर में, कपिल देव में, अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिएगा अगला, याद रखिएगा, कोई बात नहीं है। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2023। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, देखिए युद्धाभ्यास कई देशों के साथ होता है, जैसे कि अभी आपको जापान में बताए जिम्बैक्स होता है, धर्म गार्जन होता है, वीर गार्जन होता है। उसी प्रकार से नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। कहाँ हुआ है, बकलो में हुआ, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। और युद्धाभ्यास पूछेगा किस प्रकार का था, तो ये थल सैनिक का था, किसका था, थल सेना का युद्धाभ्यास था, ठीक है। अगला देखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। बस इतना याद रखिए, जब होगा फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे, आगामी वाला जरूर याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भूटान एवं तिमोर लेस्ते को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। इस देश का नाम है तिमोर लेस्ते, ठीक है। इसको क्या कर दिया, रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। पूछा जाएगा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे रूबेला वायरस से मुक्त किस देश को घोषित कर दिया है, तो अपना पड़ोसी भूटान को, और एक हो गया है तिमोर लेस्ते को, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में आए तूफान तालिम तूफान का क्या नाम है, तालिम तूफान का नामकरण कौन किया, फिलीपींस ने किया। कौन किया, फिलीपींस किया। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। कहाँ है, मनीला। और ये किस महासागर में अवस्थित है बताइए, हिंद महासागर में। और बताइए कि मनीला में एक संस्था का जो है मुख्यालय भी है, किसका है, एडीबी का। किसका है, एडीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, याद रखिएगा, ठीक है साहब। ये सब बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है, मलेशिया में किया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो है ना, HAL जो है सो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
बेंगलुरु में, कहाँ है, बेंगलुरु में है। अब इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जो कहाँ खोलने जा रहा है, मलेशिया में। कहाँ पे, मलेशिया में, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित वास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया और इस अवसर पर पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और इससे पूर्व भी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर दिया गया। ऐसे बात है, इस बात को याद रखिएगा, ऐसे बात है, इस बात को याद रखिएगा। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो सेवेरियर होता है इसका सो दिया गया, और जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान और नागरिक सम्मान सबसे ऊंचा सम्मान होता है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये भी दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में अमेरिकी देश पेरू में 3 विनाश ज्वालामुखी, ठीक है, याद रखिएगा, पेरू में विनाश ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण वहां क्या लगाया गया, आपातकाल की घोषणा की गई। क्या की गई, आपातकाल की घोषणा की गई। इस बात को याद रखिएगा। तो कई बार पूछा जाएगा कि बताइए कि हाल ही में किस अमेरिकी देश में ज्वालामुखी विनाश नामक फूटा और जिसके कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, क्या बोलेंगे हम लोग, तो विनाश। और विनाश ज्वालामुखी का नाम विनाश और देश का नाम पेरू। अच्छा, पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा है। अगला देखिएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अब 2024 में कहाँ होगा, ब्राजील में। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो जाएगा, 2024 में अब ब्राजील में। 2023 में कहाँ हुआ, भारत की नई दिल्ली में। और भारत के अलग अलग शहरों में हुआ, विदेश मंत्रालय का अलग हुआ, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का अलग हुआ। अब देखिए कि क्या कहते हैं, मजदूर संघ का पटना में हुआ। ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए स्थापना, G20 की स्थापना की बात बोलेगा तो 26 सितंबर 1919 को। उसके बाद अगर पूछा जाए G20 का 21वां सदस्य देश कौन बन गया, अब दक्षिण अफ्रीका। भारत में ही जब हो रहा था G20 का सदस्य बन रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका संघ जो है ना, ये बन चुका है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 21वां सदस्य। हाँ, आप G20 से ये G21 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिएगा यूएसए 2018 में यूनेस्को की सदस्यता क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का जो धरोहर को जो रक्षा करता है, विश्व विरासत सूची वाला जो जारी होता है ना, कि भारत का कितना है, मान लीजिए नया कौन सा मिल गया, तो जो यूनेस्को का सदस्यता था वो यूएसए क्या कर दिया, छोड़ दिया 2018 में, ठीक है। पर हाँ मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक है, ये 99 कर लीजिए, सही बात है, इसको 99 कर लीजिए। एक्चुअली है कि लास्ट में बीपीएससी वाला नहीं हम लोग करवा रहे थे जल्दीबाजी में, बहुत सारा करंट अफेयर जल्दीबाजी में सब दिए थे ना आप लोग को बीपीएससी के लिए, इसीलिए करके कहीं कहीं जो है सो जल्दीबाजी में एक जगह और था, क्या कहते हैं, 15 जून के बदला 1 जून लिखा गया था, जल्दीबाजी में टाइपिंग के चक्कर में रात भर करना। चलिए, तो इसलिए करके थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो इसका जो है ना सदस्यता छोड़ दिया था कौन, यूएसए। फिर से क्या किया, यूनेस्को की सदस्यता जुलाई 2023 में फिर से क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब बात आई यूनेस्को की, इसके मुख्यालय कहाँ, पेरिस। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रो नाम है। और फ्रांस का जो पेरिस है किस नदी के किनारे अवस्थित है, सीन नदी के किनारे अवस्थित है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। नहीं ठीक है, चलिए ये ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा। अब बात आई यूनेस्को का, तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूर्ण रूप पूछ देता है, ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा। हाल ही में राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में बताइए कि किस राज्य में या किस शहर में पहला जो है सो रिवर हेरिटेज फ्रंट बनाया गया, क्या बोलेंगे हम लोग, चंबल नदी के किनारे, कहाँ पे, राजस्थान के कोटा में। अगला पॉइंट है, हाल ही में सिंधु सभ्यता के समानांतर लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिला है, तमिलनाडु से। मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो लोहा से अपरिचित थे, तो उसी के समय में ही लोहा का पता चल गया था। और इसकी जो जानकारी मिली है कहाँ से मिली है, तमिलनाडु से मिली है, क्योंकि वहां से खुदाई हुई है तो कुछ प्रमाण मिले हैं जो बताया जाता है कि वो लोग वहां पर तमिलनाडु में लौह युगीन क्या कहते हैं सभ्यताएं थी। लोहा को लोग जानता था, लोहा का खोज हो चुका था, और क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानता था। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से शंकरी चंद्रन को उनके कृति चाय टाइम एट सिनानमन गार्डन्स के लिए दिया गया। याद रखिएगा, किताब का नाम क्या है, चाय टाइम एट सिनानमन गार्डन्स के लिए दिया गया इसको। और कौन सा पुरस्कार है, फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। क्या नाम है, फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023। और किस देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का क्या नाम है,
एंथनी अल्बानीज, क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए अडानी ट्रांस मिशन को दिया गया। काफी VVI है, याद रखिएगा। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 किसके लिए दिया गया? पर्यावरण प्रबंधन के लिए। किसे दिया गया है? अडानी ट्रांस मिशन को, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला आर्मलेस महिला कौन बनी है? शीतल देवी बन गया। कौन बढ़िया? आर्मलेस का मतलब समझते हैं? हाथ ही नहीं है, ऐसे बात है, हाथ है नहीं, फिर भी बन गया। क्या बन गई है? चैंपियन बन गई है। अब देखिएगा अगला, दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी, अच्छा इसका जो है ना ये, हाँ, दिलीप ट्रॉफी 2023। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है बताइए तो? क्रिकेट से। किसे है ये? क्रिकेट से। इसका जो विजेता बना है कौन बना है? दक्षिण क्षेत्र बना है। कौन बना है? दक्षिण क्षेत्र। और इसका कप्तान कौन था? हनुमान विहारी। कौन था? हनुमान विहारी। और उपविजेता जो बना पश्चिमी क्षेत्र। याद रखेंगे, विजेता दक्षिणी क्षेत्र और उपविजेता पश्चिमी क्षेत्र, ये टीम का नाम है, ऐसे मत है। चलिए अब देखिएगा, राष्ट्रीय रक्त अल्पता यानी अनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी के द्वारा MP के लालपुर गांव से जुलाई 2023 में शुरू किया गया। ऐसे मत है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्त अल्पता यानी अनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत PM के द्वारा MP के लालपुर गांव से शुरू किया गया। बस इतना बात याद रखिएगा, कहां से शुरू हुआ, कौन शुरू किया। अगला देखिएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नई भाषा मॉडल ललमा 2 को मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेटा ट्विटर का क्या है? प्रतिद्वंदी है। आपको पता है कि ट्विटर को क्या करते हैं? प्रतिद्वंदिता देने के लिए, ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक जो है सो नया ऐप जारी किया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? मेटा। और मेटा जो है ना, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक नया भाषा तैयार किया है, नए मॉडल की भाषा, जिसका क्या नाम दिया? ललमा 2। क्या नाम दिया गया है? ललमा 2। ऐसे मत पूछा जाएगा, ललमा 2 भाषा जो है सो हाल ही में निम्नलिखित में से किस जो है सो क्या कहते हैं, किस जो है सो साइट के द्वारा जारी किया गया? क्या बोलेंगे? मेटा के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। मेटा जो है एक तरह से ट्विटर है, ऐसा बात है, जिस तरह से ट्विटर होता है। चलिए लगता है समाप्त हो गया है।